नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं आप लोग के लिए दैनिक रूप से एडिटोरियल्स का पॉडकास्ट लेकर आता रहता हूँ। उसी क्रम में आज का जो आर्टिकल है, वो हाल ही में जो लैंडस्लाइड आया था वायनाड केरल में, उस पे आधारित है। केरल लैंडस्लाइड जिम्मेदार कौन? शीर्षक से ये आर्टिकल है और इसे मैंने ही लिखा है। और अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हरिया, मुरुगन, नंदनी सभी जाग जाओ। बारिश तेज है और नदी में उफान भी है। केरल के चुराल माला वायनाड में एक माँ अपने बच्चों को आगाह करती हुई, तभी जोर की आवाज और सब खत्म। एक सैलाब जिसने 174 से ज्यादा जिंदगियां एक पल में लील गया और संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह घटना केरल के वायनाड में आए लैंडस्लाइड की है। हिमालय से लेकर केरल तक पहाड़ों पर बरसने वाली आफत मौत की वजह बन रही है। दोष प्रकृति पर मढ़ा जा रहा है और नियति मानकर सब कुछ सहा देखा जा रहा है। जोशीमठ भूधसाव, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश भूस्खलन, बादल फटना, भारी बारिश, केदारनाथ त्रासदी 2013, नॉर्थ ईस्ट में लैंडस्लाइड 2024 केरल की घटना हालिया। और 2019 में आया एक और भूस्खलन केरल में। ऐसे न जाने कितने घटनाएं खबरों में रहीं, लेकिन तमाम खबरों हाइलाइटों के बावजूद इसकी बारंबारता और शाश्वत प्रवृत्ति पर कोई असर नहीं हुआ। 2023 की रिपोर्ट भूस्खलन एटलस यानी कि लैंडस्लाइड एटलस, जो कि इसरो के द्वारा जारी किया जाता है, के अनुसार सर्वाधिक 30 लैंडस्लाइड प्रोन जिलों में से 10 केरल में थे। वायनाड 13वें स्थान पर था। इसी रिपोर्ट में जनसंख्या घनत्व के अधिक होने को जिम्मेदार ठहराया गया और इसी में कहा गया कि केरल के कुछ कुल भूस्खलन का तकरीबन 60% आबादी क्षेत्र में घटित हुआ है। यहाँ एक और बात गौरतलब है कि केरल में भारत के कुल लैंडस्लाइड का 60% घटित होता है। यानी कि हिमालय से नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे भारत में जितनी भी लैंडस्लाइड होती है, उसमें 60% केरल में ही घटित होता है। 2022 का एक अध्ययन बताता है कि केरल से 62% वन क्षेत्र कम हो गए हैं। वहीं आबादी में 1800% की वृद्धि हुई है, जबकि 1950 तक यहाँ पर 85% वन क्षेत्र था। साथ ही केरल में जनसंख्या का बसाव पहाड़ी ढलानों पर है, जो भूसंकलन के नजरिए से संवेदनशील क्षेत्र है। कई नदियों के चैनल व इन ढलानों पर होने वाली बारिश भूसंकलन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करते हैं। आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट है, जून 2024 में आईआईटी दिल्ली ने एक रिपोर्ट जारी किया था। उसमें कहा गया था कि वायनाड के 58.52% एरिया को, इस रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली ने कहा था कि वायनाड का जितना भी एरिया है उसमें से 58.52% एरिया उच्च जोखिम से अति उच्च जोखिम में आता है। बारिश जो भूसंकलन हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, कोचिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अनुसार कि उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण पूर्व अरब सागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो रहा है, जिससे इसके ऊपर एक अस्थिर उष्मागतिकी अनस्टेबल थर्मोडायनामिक स्थिति बनी रहती है, जो गहरे बादल के निर्माण में मुख्य घटक है और यही बादल फिर मौत के रूप में बरसते हैं। वहीं एक और अध्ययन ये कहता है कि भारी बारिश का
भारी बारिश पश्चिमी घाट वाले जो इलाके हैं वहां पे ज्यादा हो रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से भारतीय भूभाग उत्तर की ओर हिमालय में सबडक्शन, ये प्रोसेस है पूरा, भारतीय भूभाग उत्तर की ओर खिसक रहा है, जिसके कारण भूस्खलन जैसी आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। बहरहाल भूस्खलन के प्रकार को सरल शब्दों में 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, फॉल्स, जिसमें पहाड़ों की ढलान से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिरते हैं। दूसरा, टॉपल, जिसमें पहाड़ों के बड़े पत्थर या खंड बिना टूटे या बड़े टुकड़े नीचे आते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो प्रकार है लैंडस्लाइड का, वो है स्लाइड। इसमें खड़ी ढलान से पूरी सतह ही नीचे की ओर अग्रसर हो जाती है। और अंतिम है स्प्रेड। स्प्रेड में ढलान काफी जेंटल होती है, मतलब एक सामान्य सी ढलान होती है और सतह धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? प्रकृति, बारिश, लोग, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र? आखिर इसे प्रकृति प्रदत्त आपदा मान लिया जाए या फिर मानवीय आपदा? केंद्र सरकार के अधीन वैज्ञानिक व आपदा संस्थाएं हैं, जैसे कि IMD, इसरो, NDRF और तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं। इनके द्वारा समय पूर्व चेतावनी न जारी करना, राज्य सरकार द्वारा भी राज्य स्तर पर यही प्रयास, अर्ली वार्निंग सिस्टम की व्यवस्था न करना और लोगों द्वारा अत्यधिक अनियंत्रित और अनियोजित बसावट, बादल का अधिक बनना और वर्षा पेटी का पश्चिमी घाट की ओर खिसकना, जलवायु परिवर्तन, ब्ला ब्ला ब्ला। जिम्मेदार कौन? इस दिशा में IMD, इसरो, NDRF व अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं को समय पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करना चाहिए। राज्य स्तर पर एग्जीक्यूशन अर्थात समय रहते सुरक्षित कैंपों में पहुंचाने व लोगों व स्थानीय सरकारों द्वारा एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करना होगा। बारिश की बूंद जो राहत, ठंडक, खुशी का एहसास का पर्याय है, वो कहीं डार्क टूरिज्म की वजह न बन जाए। नॉर्थ ईस्ट, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट पर्यटन क्षेत्र ही बने रहें व पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ न किया जाए तो ही बेहतर होगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे रुक के मैं आपको बताना चाहूँगा डार्क टूरिज्म का। जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई घटना घटती है या अधिक संख्या में मृत्यु होती है, उस जगह पे को देखने के लिए जो टूरिस्ट लोग ज़्यादा पहुँचते हैं, उस टूरिज्म को डार्क टूरिज्म कहा जाता है। धन्यवाद।